तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल HK ऑफिशियल। यस, आई एम देयर विथ यू विथ यूनिट नंबर 5 ऑफ PPS, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई नो इन 2-3 दिन के अंदर ही मुझे सारे के सारे जो है ना यूनिट्स कवर करने थे, लेकिन यस मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, नोट्स भी बनाना, फिर PPT बनाना, PDF बनाना एंड देन सब कुछ आपके लिए वीडियो भी शूट करना, एडिट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कम से कम एक दिन तो चला ही जाता है एक वीडियो के लिए, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग डे नाइट, आई एम वर्किंग फॉर यू एंड जस्ट आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो बस कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो देखते हैं, आज ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपका यूनिट नंबर 5 अपना स्टार्ट करते हैं। अगेन इसके अंदर भी मैंने जो है अपने हैंड रिटन नोट्स ही यूज़ करें एंड मैं आपको बता दूं, मैंने PPS की यूनिट 3 यूनिट 4 की वीडियो ऑलरेडी वन शॉट में अपलोड कर दी है एंड PPS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की सेपरेट वीडियोज़ भी अपलोड कर दी हैं। तो आप जाके कल आपका अगर पेपर है तो प्लीज़ जाके जल्दी से उनको प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके ये सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करी हैं, तो बस आप इसमें भी आप अपना सपोर्ट दिखाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी भी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को जल्दी से लाइक करिए एंड देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको हम देखेंगे आज। तो जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी एंड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी जो भी कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ठीक है, अगर इसके ऊपर आपका डेफिनेशन आया तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है जिनके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है। ठीक है, हम शॉर्ट में इसको OOP भी बोलते हैं। ठीक है, तो उप्स ऐसे भी बोला जाता है। सो इन उप्स एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर चीज को इधर ऑब्जेक्ट समझ जाता है एंड देन पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम। ऑफकोर्स पाइथन जो है या फिर C++ बोल लीजिए, जावा बोल लीजिए, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हर चीज को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज वेरियस फीचर्स। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट बताए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम जितने भी हमारे पास फीचर्स है दैट इज 7 फीचर्स, वो सब पढ़ेंगे। इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती चलूंगी। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट है एज सपोज, जैसे कि हम बोल रहे हैं हर चीज को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक बेसिक यूनिट है कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मे बी C++, जावा और पाइथन, वी आर स्टडिंग पाइथन, तो हम हर चीज अब पाइथन से रिलेट करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which has some attributes and behavior। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, अभी आप सिर्फ याद रखने का काम करिए क्योंकि आपका कल पेपर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको दो चीजें याद रखनी है, दैट इज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज नथिंग बट डेटा। ठीक है, और जो बिहेवियर है वो क्या है? वॉट एवर ऑपरेशन यू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, या फिर आप ऐसे समझ लो एट्रीब्यूट क्या है? डेटा है और बिहेवियर उसका मेथड है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। और ऑब्जेक्ट व्हाट इट इज? इट हैज सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज और डेटा एंड बिहेवियर इज सम ऑपरेशन परफॉर्म्ड विद द डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, जैसे आपको समझ में आ जाएगा क्या एट्रीब्यूट और क्या बिहेवियर। तो स्टूडेंट, अगर आप एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उससे रिलेटेड जो भी हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड, तो हम रोल नंबर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हर ऑब्जेक्ट का अलग होगा। ठीक है, यूनिक होगा। तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, नेम यूनिक होता है, मार्क्स यूनिक होते हैं। ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय की बात करो तो एम्प्लॉय की ID नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, ये सब चीजें जो हो जाती हैं, एम्प्लॉय का कंपनी नेम, ये सब चीजें उसकी यूनिक होती हैं, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। एंड बिहेवियर क्या होगा? इधर वी कैन रीड डेटा, कैलकुलेट रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट। तो हम उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या जो भी उनके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं वो उनका बिहेवियर कहलाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो है इनका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम टेक्निकली देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। एट्रीब्यूट्स यानी आपको डेटा कंसिडर करना है एंड बिहेवियर यानी कि वो मेथड्स आपको कंसिडर करने हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल में दिखा सकते हो, बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेसिव हो जाएगा ये एग्जामिनर के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, जो भी, अगर सपोज यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में नीचे स्टूडेंट का दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्ट नेम है, नीचे आपके एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके रोल नंबर, नेम्स, मार्क्स एक्सेट्रा।
और उसके नीचे आ जाएंगे हमारे मेथड्स। तो ऐसा एक क्लास होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट 1 का जैसे रोल नंबर 1 है, नेम ए है एंड नीचे हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो ये डिस्प्ले क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, और रोल नंबर और नेम क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए। तो यही ऐसा हो जाता है जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट को आपको कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्लास के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से करके जाइए। क्लास को आप कैसे ध्यान में रखोगे उसका डेफिनेशन, तो आप समझ लो ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट ये वर्ड आपको याद रखना है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में आपको बताया कि इट इज बेसिक यूनिट ऑफ ओप्स एंड देन it is a collection of your data, that is attributes and behavior, that is method, ठीक है। तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। अब आपको क्लास के लिए क्या याद रखना है, क्लास के लिए आपको याद रखना है that it is the blueprint or design which describes the behavior of set of similar objects, यानी जो भी similar objects है उनके behavior को describe करता है, and a blueprint sample type होता है डिजाइन, तो वो होता है हमारा क्लास, ठीक है। तो आप definition of course आपको याद करना है, it is the blueprint or design that describes the behavior of set of similar objects, ठीक है। इन पाइथन क्लास इज लॉजिकल स्ट्रक्चर यूज्ड टू डिफाइन सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, सेम चीज है। एंड देखिए यहाँ पर भी वही मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हमने क्या बताया, देखो अगेन क्लास कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्लास देखो, ये जो क्लास है यानी कि स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, डिस्प्ले, इसके बेसिस पे हमारे सारे के सारे जो है नीचे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये जिसके बेसिस पर है ना, जिसके सेट ऑफ हम एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं या फिर जो चीज जनरल है सबके लिए, दैट इज कंसिडर्ड एज क्लास। उससे जो भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, लाइक अब हम उसके अंदर स्टूडेंट 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल रहे हैं, 2 की डाल रहे हैं, 3 की डाल रहे हैं, सो दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब समझ में आ गया क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बस यही आपको एग्जाम में भी दिखा देना है। अब है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, देखो अभी हम सब लोगों ने पीसी चलाए हैं, कंप्यूटर, ठीक है। तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं, देखो जब भी हम उसको ऑन करते हैं तो कुछ ना कुछ बैकएंड में चलता होता है ना, जो कि हमें दिखता नहीं है, यानी कि वो यूजर से हाइड होती है वो इन्फॉर्मेशन, जो भी कोड पीछे चलता होता है या जो भी बैकएंड में चीजें चलती होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो यूजर से छुपाने का या फिर हाइड करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो उसका डेफिनेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोसेस of hiding implementation details from user and providing only essential features, यानी कि अभी हमारे पास अगर हमने कोई पासवर्ड लगा रखा है अपने पीसी पे तो हमें लॉक स्क्रीन में पासवर्ड ही दिखेगा एंड अदरवाइज हम जब उसको एंटर कर देंगे तो हमारा पीसी ऑन हो जाएगा। तो बस ये चीजें हैं, यानी कि जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं वही हमें डिस्प्ले करवाने हैं, अदरवाइज बैकएंड में जो चल रहा है वो हमें यूजर से हाइड करना है। दैट इज नथिंग बट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट सेपरेट्स यूजर इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है, एज अ यूजर ऑफ कंप्यूटर वी स्विच इट ऑन स्विच इट ऑफ, दस प्रोग्रामिंग प्ले गेम्स विदाउट नोइंग फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो एग्जैक्टली बैकएंड में क्या फंक्शंस चल रहे हैं वी डोंट नो, वी आर जस्ट सीइंग एसेंशियल डिस्प्ले, ओके। सो दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज द थिंग विच इज कंप्यूटर हाइडिंग फ्रॉम द यूजर, ओके। If oops class is an example, okay, in oops class is an example of data abstraction, ठीक है। तो consider it as in, तो object oriented programming के अंदर जो class है, class को एक data abstraction का एक important example consider किया जाता है, ठीक है। अब हो जाते हैं data abstraction खत्म। अब है data encapsulation। अब इसके अंदर में मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आपको क्या चीज याद रखनी है, it means just binding data and method inside a single class। ये है important चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो encapsulation means binding data and methods together inside a single class. It provides data security. Then it prevents outer classes from accessing or changing the data, ठीक है। तो एक डेटा सिक्योरिटी टाइप ये प्रोवाइड करता है हमें एनकैप्सुलेशन। जैसे कि आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड कीप यू रिमेंबर कि जो डेटा और मेथड है वो एक सिंगल क्लास के अंदर एनकैप्सुलेटेड है, ठीक है, या फिर बाइंडेड है, उसको बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। एंड इट प्रिवेंट्स आउटर क्लासेस फ्रॉम एक्सेसिंग और चेंजिंग द डेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस, अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, ऑफ कोर्स आप बायो स्टूडेंट पास्ट में रहे होगे तो आपको पता होगा व्हाट इज इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स इन विच अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। अब जो हम क्लास टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें से जो पहले क्लास हमारी ओल्ड क्लास बनी हुई है, अगर उससे हम न्यू क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो ओल्ड क्लास होती है उसको बेस क्लास बोला जाता है और जो न्यू क्लास है उसको डिराइव्ड क्लास बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम ओल्ड क्लास से न्यू क्लास बना रहे हैं, जैसे कि हम पेरेंट्स से मतलब वी कैन से चिल्ड्रंस वी आर बॉर्न, तो हमारे पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो भी से वी कैन से हेरिडिटी की वजह से जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स है वो आए हुए हैं, ठीक है, इनहेरिट हुए हुए हैं। सो यही चीज होती है, जो ओल्ड क्लास है उससे कुछ कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो कैरेक्टर्स क्या है, तो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है ना, सिंपल। तो जो डिराइव्ड क्लास है यानी कि जो न्यू क्लास है उसके अंदर ओल्ड क्लास यानी कि बेस क्लास के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर पास ऑन होते हैं। तो दिस इज नथिंग बट इनहेरिटेंस, जिसमें हम ओल्ड क्लास से न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो आप ऐसा डायग्राम भी दिखा सकते हो जहां से न्यू क्लास एंड ओल्ड क्लास, यहाँ पर आप दिखा सकते हो बेस क्लास एंड इट इज डिराइव्ड क्लास, ओके, नॉट डिजायर्ड, यहाँ पे गलत लिखा है, डिराइव्ड क्लास है वो। चलो, द मेन एडवांटेज इज द एबिलिटी टू रीयूज द कोड, ठीक है। इसकी एडवांटेज ये है कि हम रीयूज कर पाते हैं कोड को, यानी कि जो ओल्ड क्लास की इंफॉर्मेशन है, जो भी एट्रीब्यूट्स बिहेवियर है, वो हम न्यू क्लास में इनहेरिट कर पा रहे हैं। तो दैट इज अ एडवांटेज कि वी आर रीयूजिंग दैट कोड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ क्लास स्टूडेंट विद द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। अब ये तो आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स, आप ये समझ सकते हो। और मेथड्स क्या है, गेट डेटा, कैलकुलेट, शो डेटा। तो हम स्टूडेंट्स के लिए ऐसे यूजी कोर्सेज के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये सब कर सकते हैं, मतलब सेम ये जो चीजें हैं ना, ऐसा ही क्लास बना सकते हैं एंड फ्रॉम ओल्ड न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म, अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये भी बायो रिलेटेड ही टर्म है, लेकिन हम व्हाट वी आर स्टडिंग विथ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। तो आपको वही कंसेप्ट है, जस्ट प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको समझना है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो आपको इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, ओके, दैट इज सेम एंटिटी, मेथड एंड ऑपरेटर कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है। इसका मेजर एग्जांपल है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन यानी कि दो नंबर्स, दो स्ट्रिंग्स को हम बोलें तो ऐड करने का, ठीक है, करने का भी काम करता है, और जो नंबर्स है उनको ऐड करने का भी काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो प्लस ऑपरेटर का, इट कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स एंड ऑल्सो यूज टू परफॉर्म कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन विद द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ए प्लस बी का यानी वट एवर अगर नंबर ले रहे हैं हम 2 + 3 तो हमें 5 मिलेगा। हेलो प्लस वर्ल्ड यानी कि हम स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन द सेंस हमें हेलो वर्ल्ड ऐसा एक साथ एक स्ट्रिंग में मिल जाएगा। तो ये होता है मतलब ऐसे ऑपरेटर या फिर ऐसे मेथड जो एक से ज्यादा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड वैसे यहाँ पर पावर का है, दैट इज पावर मेथड है हमारे पास, जो कि यूज होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब हमने मॉड्यूल को पढ़ा हुआ है, मॉड्यूल मैंने आपको लास्ट यूनिट्स में बताया हुआ है। तो जो मॉड्यूल हम मैथ मॉड्यूल यूज करते हैं उसके अंदर हमें ये पावर का जो मेथड है वो मिलता है। तो इट ऑल्सो परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस, कैसे क्या, बिकॉज इट इज यूज टू कैलकुलेट बोथ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर, ठीक है। तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं पावर मेथड से एंड क्यूब भी कर सकते हैं पावर मेथड से, ठीक है। तो ऐसे हम स्क्वायर भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्यूब भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एंड अगर हमें और कोई पावर चाहिए तो वो भी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट कि पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा। देन वी हैव मेथड्स एंड मैसेज पासिंग, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट आप रीड कर सकते हो व्हाट इज मेथड। अ मेथड इज अ फंक्शन एसोसिएटेड विद द क्लास, ठीक है। क्लास के साथ जो फंक्शन एसोसिएटेड होता है उसको हम मेथड बोलते हैं। इट डिफाइंस द ऑपरेशन दैट द ऑब्जेक्ट कैन एग्जीक्यूट व्हेन इट रिसीव अ मैसेज, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस एंड अ मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। बिलीव मी, मैं ये नोट्स बनाते बनाते थक गई हूँ आपके, मतलब इतना ज्यादा है ना, बहुत फास्ट फास्ट लिखना पड़ रहा है, राइटिंग भी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं आ रही है। जस्ट आपके लिए मुझे इतनी ज्यादा फास्ट मैं पीपीटी तो बना ही नहीं पा रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स से ही बना रही हूँ। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ। बस मतलब टाइम की कमी है, अदरवाइज तो मैंने आपको 3 तो सब्जेक्ट कंप्लीट करा ही दिए हैं, ठीक है। एंड सब यही बोल रहे हैं कि आपके वजह से हम पास हुए, तो दैट मीन्स अ लॉट। सच में मेरा हार्ट मेल्ट हो जाता है जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करिए, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स एंड बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है आपके मतलब थॉट्स पढ़ने में एंड आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। तो बस आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो बस आप ही का आपको अच्छा लगना चाहिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो ये भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो कि आता ही है, तो मैंने ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ था। तो मतलब इसमें इतना कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन समझा दूंगी, आपको इसको पढ़ के अच्छे से लर्न करना है, तभी आप ये जो है पेपर में लिख पाओगे। आपको कोई भी पैराडिगम पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली भी कोई भी, मोनोलिथिक, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये 4 पैराडिगम्स हैं हमारे पास सिलेबस के अंदर। लेकिन आपको कोई भी इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आपको सारे प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को एक्सप्लेन करना है, तो वो ज़्यादा बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज आपको इंडिविजुअली पूछा है तो आई थिंक दैट इज बेटर कि आप उसके अंदर सिर्फ उतना ही पार्ट लिख पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आप क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ तो आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एंड जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, देखो मैंने इतने सिंपल स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं, अगर आप वो बना दोगे ना, एग्जामिनर सच्ची में इंप्रेस हो जाएगा, एंड बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आप चलिए देखते ही हैं आगे। अब व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, अगर ये क्वेश्चन आगे डिफाइन करने के लिए, तो इट इज द अप्रोच टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, मतलब हम कह सकते हैं बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें व्हाट वी आर स्टडीइंग द अप्रोच टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मतलब हम कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपना मतलब नॉलेज लगाते हैं सबसे पहले, या फिर जल्दी से कोड करने लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, कोड करने से पहले हमारे दिमाग में कोई ना कोई फॉर्मूला होता है या कोई अप्रोच होती है, तभी हम कोई प्रोग्राम लिख पाते हैं। सो ये वही है। और राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कि ये 4 टाइप्स हमारे लिए सिलेबस के अंदर हैं, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। याद कर लेना। तो फर्स्ट है, चलो इसके अंदर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल डेटा एंड सिक्वेंशियल कोड। अब यहाँ पर आपको ये ग्लोबल डेटा और सिक्वेंशियल कोड, ये 2 चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको क्या याद रखना है, ग्लोबल डेटा और सिक्वेंशियल कोड। तो ग्लोबल डेटा क्या है, अब ग्लोबल डेटा के नेम से ही समझ में आ रहा है, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इन सिक्वेंशियल कोड ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफाइड सीक्वेंस। अब देखो आप मतलब जैसे अब मैं आपको बहुत टाइम नहीं है तो आप कैसे याद रखोगे, देखो ग्लोबल डेटा, ग्लोबल का मतलब हम समझ सकते हैं, तो ग्लोबल के वजह से आपको याद रखना है कि इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। फिर आपको सिक्वेंशियल कोड से याद रखना है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन सीक्वेंस, ठीक है, सिक्वेंशियल कोड से। तो ऐसे आप याद रखिए। सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड यूजिंग जंपिंग स्टेटमेंट लाइक गोटो स्टेटमेंट। ये याद रखना कि यहाँ पर सीक्वेंस अगर हमें चेंज करनी है तो वी कैन यूज गोटो स्टेटमेंट, गोटो स्टेटमेंट याद रखना। एंड जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है कुछ, जिसमें आप दिखा सकते हो ये पूरा ग्लोबल डेटा है, नीचे जो है वो सिक्वेंशियल कोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे दिखाना है। ओके, तो ये हो जाता है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। अब मैं अगर आप इसके साथ मतलब जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, अगर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग की बताऊं तो एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जहां पर भी बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस है वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं। इसका नाम ये बता रहा है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड ओनली फॉर एप्लीकेशंस वेयर रीयूजेबिलिटी इज नॉट अ मेजर कंसर्न, ठीक है, जहाँ पे क्योंकि हम इसमें रीयूज नहीं कर सकते हैं कोड को, तो जहाँ पर रीयूजेबिलिटी का मतलब ज्यादा मेजर कंसर्न नहीं है, देयर ऑल्सो वी कैन यूज इट। तो ये हो गई एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि यस, यही चीज डिसएडवांटेज है कि वी कांट रीयूज द कोड, ठीक है, तो कोड रीयूज इज नॉट पॉसिबल। ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गई। सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो गई, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंप्लीट कोड, ओके, क्योंकि कोड आप देख सकते हो किस फॉर्मेट में, ग्लोबल डेटा, फिर है सिक्वेंशियल कोड, तो ये सब एक ही मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। तो आई होप आपको मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग समझ गया होगा। अब है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपको प्रोसीजर वाइज कुछ समझ में आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर वर्ड बताऊंगी जो आपको याद रखना है। वो वर्ड है सब रूटीन्स, ठीक है। सब रूटीन्स के ऊपर ही आपको आंसर बना देना है। याद रखो, मतलब एकदम स्मार्टली लर्न रखो हर चीज, क्योंकि की वर्ड ही जो है एग्जामिनर देखता है। तो मैंने आपको जैसे मोनोलिथिक के अंदर बताया, वहां पर आपको ग्लोबल डेटा और सिक्वेंशियल कोड याद रखना है, यहाँ पर आपको सब रूटीन्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ सब रूटीन्स, यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो पार्ट्स को हम क्या बुला रहे हैं इस वक्त, सब रूटीन्स, ठीक है। तो इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ सब रूटीन्स। सब रूटीन्स फंक्शन परफॉर्म वेल डिफाइंड टास्क व्हिच अवॉइड्स रिपीटेशन ऑफ द कोड, ठीक है। तो अगेन रिपीटेशन ऑफ कोड ये अवॉइड करते हैं। One subroutine can use services provided another subroutine by calling the subroutine.
अब पार्ट तो मतलब प्रोग्राम तो एक ही है, उसमें अलग अलग सब रूटीन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक सब रूटीन अगर हम देख रहे हैं तो मतलब अनदर सब रूटीन के अंदर भी वो हम एक्सेस कर पाएंगे बाय जस्ट कॉलिंग इट, ठीक है। हमने फंक्शन कॉल जैसे पढ़ा हुआ है ना। अगर आप मेरे साथ ही अपना सिलेबस कर रहे हो तो आपको समझ में आता होगा बहुत ईजिली। तो बस ये सब रूटीन वाला टॉपिक आपको यहाँ पर याद रखना है। एंड यहाँ पर जो हम एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस चेंज कर पाते हैं वो गो टू स्टेटमेंट तो है ही, उसके साथ जंप स्टेटमेंट एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये वाले 3 जो है आपको याद रखना है, अदरवाइज जंप गो टू इतना भी याद रखा तो इट्स ओके। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल है व्हाट, फॉर्ट्रन एंड कोबोल, ठीक है, ये है एग्जाम्पल। उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्राम्स, ये मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया है ना, सिंपल, देखो बस ऐसे ही करेंगे ना। ग्लोबल डेटा आपको ऊपर दिया हुआ है एंड नीचे आपका प्रोग्राम है, देखो आप देख सकते हो वो अलग अलग सब प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइडेड है। तो आप इसको सब प्रोग्राम बोलो या सब रूटीन बोलो, ठीक है। तो ये है द कंप्लीट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी भी अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको चाहिए तो देखो, एडवांटेज में क्या है, इट यूजेस लेस मेमोरी, ठीक है, कम मेमोरी यूज होती है। उसके बाद सिंपल टू राइट कोड एज कंपेयर टू मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि मोनोलिथिक पैराडिगम के अंदर क्या हो रहा था, ग्लोबल डेटा भी प्रेजेंट है, सिक्वेंशियल कोड भी प्रेजेंट है एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, ठीक है। लेकिन ये जो है इजी है, हम इसको कोड कर पाएंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पर हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड नहीं चलेगा, यहाँ पर अगेन कोड को रीयूज नहीं कर पाएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रोग्राम यहाँ पर अगर हम रीयूज करने के लिए जाए। एंड अगेन ग्लोबल डेटा इज शेयर्ड एंड इट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। जो ग्लोबल डेटा है वो कंप्लीटली शेयर होता है पब्लिकली, तो इट इज नॉट सिक्योर। तो ये हो जाती है डिसएडवांटेज इस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वी हैव स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताऊं क्या है आपको याद रखना है, तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स याद रखना है। क्या याद रखना है, मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो आपको समझ जाना है इट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। In structured programming, control flow can be changed by using nested loops, conditional statement और subroutine rather than go to statement। अब यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन को चेंज करने के लिए कोई go to, jump या call statement को यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कंट्रोल फ्लो को कैसे चेंज करेंगे, by using nested loops। लूप्स तो हमने सेकेंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। बाकी वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हमने पढ़े हुए हैं, इफ, एलिफ, एल्स, ये सब जो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, और सब रूटीन जैसे अभी हमने पढ़ा। तो ये सब चीजें यूज करके we can change the control flow, okay। Here programs are designed to implement logical structure and here data is local to subroutines। अब इसका एग्जांपल क्या है, C लैंग्वेज, पास्कल, एल्गोल 60। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से अपने एग्जांपल को प्रेजेंट करना है तो स्ट्रक्चर आप बनाइए, एग्जांपल लिखिए, 1-2 पॉइंट्स लिख दीजिए, बिलीव मी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स के अंदर, ठीक है। तो C, पास्कल, एल्गोल 60 एग्जांपल हो गए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के। एंड यहाँ पर देखो कैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लोबल डेटा ऊपर प्रेजेंट है, नीचे प्रोग्राम प्रेजेंट है। एंड ये जो मतलब बॉक्सेस बनाए हुए मैंने, ये है मॉड्यूल्स विच हैव देयर ओन लोकल डेटा ऑल्सो शेयर ग्लोबल डेटा, ठीक है। तो ये हो जाती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मैं आपके साथ शेयर करूं तो एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। तो यहाँ पर जो मेंटेनेबिलिटी हो जाती है वो बहुत ईजी हो जाती है। इट टेक्स, क्योंकि यहाँ पर ईजी क्यों हो रही है, क्योंकि हम मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी मॉड्यूल्स के अंदर कुछ फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एंड वी कैन एक्सेस देम जस्ट बाय एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, है ना। It takes less time to write a program of course and with the concept of modularization, जो मॉड्यूल का मैं आपको बता रही हूँ, many programmers can work on large मतलब प्रोग्राम। अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस, ठीक है। रीयूजेबिलिटी अब जो यहाँ पर है ना कोड की, वो पॉसिबल है। अगेन दिस इज द वेरी गुड एडवांटेज, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो व्हाट इट इज देयर, इट इज नॉट डेटा सेंटर्ड, ठीक है। ग्लोबल डेटा माइट गेट चेंज्ड, यानी कि जो ग्लोबल डेटा है अगेन इसको कोई भी चेंज कर सकता है, तो इट इज डिसएडवांटेज। एंड इट फोकसेस ऑन हाउ टू डू नॉट व्हाट टू डू, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में चलते हैं, ये तो हमारा टॉपिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है इट ट्रीट्स डेटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट, या फिर आप समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है ना कंसिडर किया जाता है हर चीज को। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स सम डेटा एंड
एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा। अगेन ये डेटा और मेथड क्या है, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, है ना। तो बस वही है इसके अंदर भी। दिस प्रोग्रामिंग पैराडिगम प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी थ्रू डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया कि जैसे हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो पीछे मतलब बैकएंड में क्या चल रहा है, वी आर नॉट इन नॉलेज, मतलब चल क्या रहा है वहां पर हमें पता नहीं होता, और हमें सिर्फ कुछ एसेंशियल फीचर्स या डिस्प्ले बस उतना ही दिखाया जाता है, पीछे की फंक्शनैलिटी नहीं दिखाई जाती, यानी कि वो चीज हाइड करी जा रही है हमसे। तो ये हाइड करने को ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बस ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस पे फोकस करती है, दैट मींस डेटा सिक्योरिटी पे फोकस करती है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ डेटा इज अचीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। अगेन हम यहाँ पर कोड रीयूज कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है ना, हमने अभी पढ़ा था इनहेरिटेंस, बस वही चीज। और ये आपके पास स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स दिखाया 1 2 3 4 एंड तीनों चारों भी जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर। और एग्जांपल आप देख सकते हो C++, जावा, पाइथन, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, बहुत सिंपल। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊं तो एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले। इट इज यूज्ड टू सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम्स और फिर प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो, विच कैन कंप्यूटर्स एज इट पावर्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सिंपली, हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो हम रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मतलब उनके ऊपर वर्क कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, जितने भी हमने 4 पढ़े इसके अंदर सबसे ज्यादा एडवांटेजेस है एंड सबसे कम डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं तो अगेन यहाँ पर इट इज रिटन यूजिंग OOP वी कैन से, विच इज डेटा सेंटर्ड एंड प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। सबसे मेन है डेटा सिक्योरिटी है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी भी है कोड की, तो ये भी एडवांटेज हो जाती है। एंड डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊं तो इट इज जस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वी कैन से कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड नॉट सुटेबल फॉर लोअर लेवल प्रोग्रामिंग। अगर आप लोअर लेवल प्रोग्रामर हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ऊप्स को समझना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना। ठीक है, तो बस इतनी ही डिसएडवांटेज है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत टाइम देके इन पैराडिगम्स को कंप्लीट कर रही हूँ। चलो अब हो जाते हैं हमारे पैराडिगम्स कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अब है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वाली अगर वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है, मैं जस्ट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये है क्लास का पार्ट। ठीक है, और ये जो इतना सा पार्ट है ना जहाँ पर हम ये स्टूडेंट डिस्प्ले ये सब लिखे हुए हैं, ये है ऑब्जेक्ट का पार्ट। तो इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को क्लास क्रिएशन, नीचे वाले को ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास में क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो आप इनिशिएट कर दो, उसके बाद आपको डेफ जो है जैसे कि हमारे फंक्शन का कीवर्ड ही है, उसके बाद आपको इनिट मेथड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेल्फ आपको यूज करना है एंड देन आप स्टार्टिंग के लेटर यूज करते हो जो भी आपको वेरिएबल यूज कर रहा है, उसके बाद आप नीचे डिक्लेयर करते हो उन वेरिएबल्स को एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको सेल्फ डॉट और वो मेथड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, वेरिएबल एंड देन डिस्प्ले कराना पड़ता है जिसके अंदर आप सेल्फ को कंसीडर करते हो। ओके, देन आपको जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने प्रोग्राम्स करते वक्त भी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे एंड दिस इज नथिंग, मतलब बस एक ही फॉर्मेट है एंड आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स इस जो यूनिट है ना इससे रिलेटेड यही प्रोग्राम्स आएंगे। तो आपने 1-2 भी समझ लिए ना वो प्रोग्राम्स में से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, आप जो भी आ जाए उसमें से आप कर पाओगे, बिलीव मी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक फॉर्मेट के रूप में मैंने आपको बताया था। अब प्रोग्राम्स में इस वीडियो में बिल्कुल नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्राम्स की वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं मैंने वहां पर मतलब सब कवर कर दिए हैं। तो आपको बस उतना ही करना है, यहाँ पर बस आप थ्योरी देखने के लिए आ जाओ जो भी आपके पर्टिकुलर यूनिट्स हैं। ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, क्लास वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल, या फिर उनको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है। तो इनका डिफरेंस एक्सपेक्टेड होता है, तो मैंने डायरेक्टली आपको डिफरेंस के अंदर ही जो है आंसर एज सच प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लास वेरिएबल है यहाँ पर। क्लास वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल विच इज डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास मेथड। ठीक है, तो क्लास मेथड के बाहर अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो वी कॉल इट एज क्लास वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास मेथड टिपिकली इन इनिट। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इनिट के बाद जो भी मतलब मेथड्स है सेल्फ आर एन पी, ठीक है, मतलब इनिट मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
होगा। देन दिस क्लास वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये देखो अगर हम इससे पहले कोई भी अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं एंड उसको पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, एंड ये वाला एग्जांपल मैंने आपको प्रोग्राम्स में कराया हुआ है, तो वो जो होता है उसका डेटा पूरा ग्लोबली यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट पूरे हमारे प्रोग्राम में वो सेम रहता है, एंड ये जो है ऑब्जेक्ट वाला ये यूनिक रहता है फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन चेंजेस मेड बाय ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर चेंजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। दिस इज एक्सेस्ड बाय क्लास नेम इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, यानी कि क्लास नेम से यहाँ पर हम एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर कैसे एक्सेस कर पाएंगे? बाय सेल्फ आर्ग्यूमेंट अगर इनसाइड द क्लास प्रेजेंट है, एंड वी कैन एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट नेम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अगर इनसाइड द क्लास है हमारे पास, हमको अंदर ही अंदर अपने वेरिएबल को मतलब एक्सेस करना है, तो वी विल यूज सेल्फ आर्ग्यूमेंट, एंड अगर बाहर एक्सेस करना है तो वी विल यूज व्हाट? ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो बस ये आपको समझना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा मेंबर्स की। तो पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड प्राइवेट डेटा मेंबर्स, बस आप इतना समझ रहे हो, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ इससे ज्यादा के मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो बस आपको इतना ही समझ लेना है। अब पब्लिक डेटा मेंबर क्या होता है? जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं इनसाइड द क्लास, उस सब किस टाइप के होते हैं? तो पब्लिक डेटा मेंबर ही होते हैं, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास कॉल्ड एज पब्लिक डेटा मेंबर। तो प्राइवेट क्या होंगे? देखो, जो भी वेरिएबल के पहले हमने 2 अंडरस्कोर लगा दिए, रिमेंबर जो भी वेरिएबल के पहले हमने 2 अंडरस्कोर लगा दिए वो हो जाते हैं प्राइवेट डेटा मेंबर, एंड प्राइवेट नेम से ही आपको समझ रहा है वी कैन नॉट एक्सेस देम आउटसाइड ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो बस यही है, वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, यानी ये भी इनसाइड द क्लास से डिक्लेयर होते हैं बट विथ 2 अंडरस्कोर प्रीफिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइवेट डेटा मेंबर, ठीक है। एंड दिस इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, यानी जो पब्लिक डेटा मेंबर है हम इनको बाहर भी क्लास के एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर दे आर प्राइवेट, वी कैन नॉट यूज और एक्सेस देम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। देन दिस इज लेस सिक्योर, क्योंकि पब्लिक डेटा मेंबर हम बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, सो इट इज लेस सिक्योर, एंड यहाँ पर प्राइवेट वाले जो है मोर सिक्योर है, ठीक है। बस इतने ही पॉइंट्स एंड एग्जांपल आप देख लो, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जांपल क्लास इन्फो। हमने एक क्लास बनाई है जिसका नेम है इन्फो, एंड देन कोलन देके हम फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें हमने डेफ इनिट लिखा है, एंड देन सेल्फ एन और एड्रेस। तो यहाँ पर नेम के लिए एन यूज किया है, एड्रेस के लिए एडी यूज किया है। अब हम नेम वाले को पब्लिक डेटा मेंबर बनाएंगे और एड्रेस को प्राइवेट डेटा मेंबर बनाएंगे। तो आप देख सकते हो जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसके पहले हमने प्रीफिक्स में 2 अंडरस्कोर लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट डेटा मेंबर बन गया। ऐसे ही आपको जो है कॉल करते टाइम भी यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एड्रेस, आपको ऐसे ही कॉल करना है। एंड जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको I1 यानी नेम जो है I1 डॉट एन नेम करोगे आप, तो पब्लिक डेटा मेंबर जो है वो तो बाहर एक्सेस हो जाएगा, लेकिन जो एड्रेस है वो बाहर एक्सेस होने का मतलब इट इज प्रॉब्लम बिकॉज एरर दिखाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा मेंबर है, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पब्लिक डेटा मेंबर और मतलब ये जो है प्राइवेट डेटा मेंबर इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत ईजी है। उसके बाद है हमारे पास क्लास मेथड विथ CLS आर्ग्यूमेंट। तो CLS आर्ग्यूमेंट क्या है? जैसे कि अभी हमने वो सेल्फ आर्ग्यूमेंट पढ़ा था जो कि हर फंक्शन में सबसे पहले आता था, सेल्फ आर्ग्यूमेंट, तो बस वही है, एंड इसके ऊपर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आएगा आपको, एंड अगर सपोज अगर एक्सप्लेन करने आ गया तो दिस मच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेम एज क्लास मेथड बट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज CLS। जैसे हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वहां पर सेल्फ लेते थे, यहाँ पर अब हमें CLS लेना है विच रिजेंबल्स क्लास ओनली। तो CLS रेफर्स टू क्लास इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तक हम ऑब्जेक्ट से डील कर रहे थे, नाउ वी आर सीइंग ऑफ क्लास। नाउ दिस CLS मेथड इज मार्क्ड एज @क्लास मेथड डेकोरेटर, ठीक है। यानी कि जब भी हम इसको यूज करते हैं डेफ इनिट और CLS एंड देन अदर वेरिएबल्स, तो उससे पहले हमें @क्लास मेथड जो है ये डेकोरेटर को यूज करना पड़ता है बिकॉज इट मार्क्स कि ये क्लास मेथड वी आर यूजिंग, ओके। Then CLS method can only access class variable using the class argument, and CLS method are also called by using class name, ठीक है। तो class name के यूज करके हम उनको मतलब एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो बस खत्म होता है हमारा यूनिट, एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में करके आपको एक्सप्लेन किया है। बिलीव मी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसा, मतलब बहुत शॉर्ट में अब मैं आपको बता रही हूँ, एंड यस इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी नोट्स दिए हैं ना, इसके अंदर मैंने जिस भी नोट्स से आपको पढ़ाया बस इतना ही आप एग्जाम में लिखो, एंड बिलीव मी कल आप यही बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन आए थे एंड वी हैव रॉक्ड इट, हमने यही आंसर लिखा है, एंड आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिलीव मी, ठीक है।
तो बस बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ या कम टाइम में ले रही हूँ तो मतलब मेरा बिल्कुल ही ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव मी, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको सब इस वन शॉट के अंदर बता दिए। एंड अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो मैं आपको कुछ हिंट दूँ तो आप डिफरेंस देख लो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। तो बहुत ईजी है, अगर मैं आपको अभी भी बताऊँ तो क्लास में क्या आप लिख सकते हो, पहले तो जैसे मैंने आपको मेन कीवर्ड्स बताए हुए कि आपको ये ही याद रखने हैं, ठीक है। तो क्लास के लिए आप लिख सकते हो क्या, इट इज़ यूज्ड एज ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल। और ऑब्जेक्ट की साइड में आप लिख सकते हो कि इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो जो क्लास बनाने से पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट। और व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड नो मेमोरी इज लोकेटेड, जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो कोई मेमोरी एज सच उसको एलोकेट नहीं होती है, लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि क्लास इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट को हम कितने भी बार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास होती है वो एक ही बार सिंगल टाइम क्रिएट होती है। उसके बाद क्या बोल सकते हो आप, क्लास इज यूज टू बाइंड डेटा एंड मेथड, लाइक जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, तो उनको बाइंड करने का, एक सिंगल यूनिट में बाइंड करने का काम करती है। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल की तरह है क्लास का, ठीक है, जो उसको वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, सिंपल। उसके बाद आप सिंटैक्स भी दिखा सकते हो एंड एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो क्लास का और ऑब्जेक्ट का, है ना, सिंपल। तो ये भी डिफरेंस एक्सपेक्टेड होता है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल। तो जो चीजें मैंने आपको मतलब ऐसे थ्योरी में दे दी है ना, मैंने उसका डिफरेंस करके नहीं दिखाया, और जो डिफरेंस दिखाया उसकी थ्योरी नहीं दी है। तो बस इतना ही किया है, बाकी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, डोंट वरी, आपका सब हो जाएगा। बाकी मैंने देखो आपको सब कुछ करा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए। जस्ट मैंने प्रोग्राम्स इसके अंदर नहीं लिए, इसलिए वीडियो शॉर्ट है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम्स के लिए एक अलग ही सेपरेट वीडियो, एंड सच में मुझे उसको बनाने में इतना टाइम लगा था ना, क्योंकि कोड एडिटर भी मुझे जाना था बार बार, एंड देन वापस पीडीएफ में भी आना था, तो एडिटिंग में भी एज सच बहुत ज़्यादा टाइम गया था। तो बस मैंने आपको प्रोग्राम्स करा दिए हैं, इसलिए मैंने इसमें प्रोग्राम्स नहीं लिए। आप वहाँ पर जाके चेकआउट करिए, प्रोग्राम्स वाली वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड यूनिट 5 से रिलेटेड सब प्रोग्राम्स करवाए हैं। आप चाहो तो, आपके पास टाइम है तो एक बार आप कोड करके एक बार शांति से देख लो कि परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एज सच देखो कहाँ पर एरर आ रहा है एंड कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। एंड एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पेपर में तो लिखना ही है, कोड नहीं करना है। तो बस आप इतने जो मैंने आपको बता दिए, इतने टॉपिक्स बहुत अच्छे से करिए एंड डोंट वरी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड मैं ट्राई करूंगी, देखो बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है, एंड मैं क्या बताऊं आपको कि मतलब नोट्स बनाने में, ये सब करने में कितना टाइम जाता है। एंड एक वीडियो को सपोज मैं आपको बताऊं तो मुझे क्या क्या करना पड़ता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पीडीएफ या जो भी पीपीटी बनती है वो होता है, उसके बाद रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद दो बार मुझे एडिट भी करनी पड़ती है वीडियो, क्योंकि मैं मतलब मेरे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडियो नहीं है, क्या कोई एक मतलब सेकंड पर्सन भी नहीं है, मैं ही हूँ जो भी मैं अपने चैनल को चला रही हूँ, जो एडिटिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग है, सब मैं ही करती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है, तो सब मुझे ही करना पड़ता है, तो एक वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। विकार मतलब वेस्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन येस बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस मैं आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ठीक है। तो बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की रीच को बढ़ाइए। एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, इसके नीचे मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एंड आई विल ट्राई कि मुझसे अगर 6th यूनिट होगा तो मैं अपलोड करूँगी, अदरवाइज आप बहुत अच्छे से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वीडियो में, उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछो, चाहे आप गूगल से पूछो, तो आंसर तो हर जगह ईजिली मिल जाएंगे। जस्ट एक्सप्लेनेशन जो है मैं ट्राई करूँगी, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखते हैं। तो चलिए, मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी से आप अपना रिवीजन कर लीजिए। हो सकेगा तो मैं कल तक आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी हर यूनिट के। नोट्स देके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे मतलब ना स्टूडेंट्स नोट्स ही देख के चले जाते हैं, एंड मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ वो कोई देखता नहीं है, तो बस यही रीज़न है मेरे नोट्स ना देने का अभी फ़िलहाल। लेकिन ठीक है, आपको रिवाइज़ करने के लिए आई विल गिव इट, ठीक है। तो बस फोकस करिए अपने स्टडी के ऊपर, पेपर बहुत अच्छे से दे के जाना, एंड आगे भी प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहना, ऐसा नहीं एग्ज़ाम के वक्त ही देखा एंड बाय बाय देन, ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अच्छे से पढ़ो, लाइक कर दो अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय।